आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो फूड की है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो उनमें से एक रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से वाटर, लाइट और क्लोरोप्लास्ट। ये चार ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर लोकेशन की बात करें तो ये स्टमक की जो मस्कुलर वाल्स हैं उनके अंदर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और इनके फंक्शंस के हवाले से अगर देखें तो इनका काम है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रिएट करना। और इस गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स में बात करें तो सबसे पहले है म्यूकस। म्यूकस के बाद दो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं जिनमें एक का नाम है पेप्सिन और दूसरे का नाम है रीनिन। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो चौथा कंपोनेंट है फोर्थ, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ग्लैंड दैट आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक दैट रिलीज सिक्रीशन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। राइट 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सिक्रीशन दैट आर रिलीज्ड बाय दीज ग्लैंड। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है बिल्कुल कि स्टमक की जो मस्कुलर वाल हैं उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। और इस गैस्ट्रिक जूस के अगर 3 कंपोनेंट्स की बात करें तो उनमें एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दूसरा उसके अंदर जो है वो क्या होता है, म्यूकस होता है, और तीसरी चीज़ अगर इसके अंदर देखें तो 2 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, एक का नाम है रीनिन जबकि दूसरे का नाम है पेप्सिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन की शक्ल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो एंजाइम ट्रेप्सिन का रोल हमने जो है वो एक्सप्लेन करना है और इसी तरह से एंजाइम लाइपेज का रोल भी हमने लिखना है। तो सबसे पहले आंसर्स में एंजाइम ट्रेप्सिन की बात करते हैं। तो ट्रेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है पैंक्रियाज से, लेकिन ये प्रोड्यूस होता है इनएक्टिव फॉर्म में और इसकी इनएक्टिव फॉर्म का नाम है ट्रेप्सिनोजिन। और ये ट्रेप्सिनोजिन ट्रेप्सिन में कन्वर्ट होता है जब फूड की एंट्री होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ट्रेप्सिन का काम क्या है कि ये ट्रेप्सिन कन्वर्ट करेगा रिमेनिंग प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में और पेप्टोन्स को चेंज करेगा पेप्टाइड और अमाइनो एसिड में। तो दूसरा हमारे पास एंजाइम है लाइपेज। तो लाइपेज स्मॉल अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन से भी प्रोड्यूस होता है, इसी तरह पैंक्रियाज भी लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है। और इस लाइपेज का काम क्या है कि ये एमल्सिफिकेशन करता है, यानी फैट्स को चेंज करेगा फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको नाम दिया जाता है विली का। विली आर सिंगुलरली विलस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इनके फंक्शंस की बात करें कि ये विली क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं या ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या काम करते हैं, तो इनका पहला काम ये है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो इससे स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड की रैपिड एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी। तो इट्स मीन ये जो विली हैं ये 2 काम करते हैं, एक ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का बढ़ा देते हैं, इसी तरह से फूड की जो रैपिड एब्जॉर्प्शन है उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
Explain the significance of photosynthesis. Write down balanced chemical equation in this process. तो सबसे पहले अगर फोटोसिंथेसिस की सिग्निफिकेंस देखें तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस के हवाले से वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं और इसके लिए ये सिंपल लॉ मटेरियल जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है इसका रिएक्शन करते हैं और इस तरह से जो प्लेनेट अर्थ पे लाइफ है वो सस्टेन कर पाती है, कंटिन्यू रह पाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की ये कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और ये ऑक्सीजन नीडेड है किसको, एनिमल्स को और ह्यूमंस को फॉर रेस्पिरेशन। और इसी तरह से माइक्रोब्स की रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। ऑक्सीजन इज़ आल्सो सपोर्टिंग कंबशन ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल की कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल जो आपने देखे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी synthesized million of years ago through photosynthesis, के हज़ारों साल पहले फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज फर्दर चेंज हुआ इन फॉसिल फ्यूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी में हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी थी फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन में 6 मोल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन होता है सनलाइट और एंजाइम्स की मौजूदगी में और इसके थ्रू प्रोड्यूस होती है फूड जिसका नाम है ग्लूकोज और साथ में प्रोड्यूस होता है वाटर और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस इज़ अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन, और ये वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन जिनको हम पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं, इनका काम क्या है? दे मूव द फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल में एसोफेगस से नीचे की तरफ फूड को मूव करवाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, हाउ डू दे डू फोटोसिंथेसिस। तो डेजर्ट प्लांट जो हैं उनके अंदर स्टोमेटा दिन के वक्त क्लोज रहते हैं, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? तो इसका बेहतरीन और सिंपल आंसर ये है कि जितने भी डेजर्ट प्लांट हैं उनमें स्टोमेटा जो है दिन के वक्त क्लोज जबकि नाइट टाइम ओपन होते हैं। तो नाइट टाइम जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने इनटेक की इसी को फिर वो फर्दर यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इनके स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज्ड हैं ड्यूरिंग डे टाइम, तो वो डे टाइम पे जो है इनके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इससे इन प्लांट को क्या बेनिफिट मिलता है? इन आर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन, तो स्टोमेटा दिन के वक्त क्लोज रहते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना हो सके। एंड दे स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर सेल्स अनटिल द सन कम्स आउट सो दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। तो रात के वक्त ये स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? तो ह्यूमन बॉडी को वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इन सब कामों के लिए कंटिन्यूसली एनर्जी रिक्वायर होती है। एंड एनर्जी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग बिकॉज नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस कीप ऑन अकरिंग, कि जब हम सो रहे होते हैं तो तब भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो चल रहे होते हैं, उनको भी एनर्जी रिक्वायर होती है।
एंड ऑल दीज प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, और ये एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिशन से। तो इट्स मीन ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली न्यूट्रिशन इज़ आल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी को और रिपेयरिंग और ग्रोथ और मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रिशन ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर लॉन्गर दैन इन कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर क्यों होती है कार्निवोर से? तो इसका आंसर है कि भाई हर्बीवोर्स प्लांट्स ईट करते हैं जो कि सेलुलोज रिच होते हैं। अब सेलुलोज की कंप्लीट डाइजेशन के लिए लॉन्गर टाइम रिक्वायर होता है एंजाइम्स को, जो कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंजाइम इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं। इस वजह से इन हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर है। जबकि दूसरी तरफ अगर कार्निवोर्स की बात की जाए तो कार्निवोर्स जो है ये फ्लैश ईटर होते हैं, ये गोश्त खोर हैं। तो इनके लिए इजी है डाइजेस्ट करना फ्लैश को, एंड बिकॉज फ्लैश डू नॉट कंटेन सेलुलोज आल्सो, कि फ्लैश के अंदर सेलुलोज भी नहीं है। दैट्स वाई दे हैव शॉर्टर इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड ईटन बाय देम। तो हर्बीवोर्स के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन की वजह है प्लांट मटेरियल जो कि सेलुलोज रिच होता है, और उसके लिए सेलुलोज की कंप्लीट डाइजेशन के लिए लॉन्गर टाइम रिक्वायर होता है, इसलिए हर्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम। तो अमीबा के अंदर अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ होलोजोइक टाइप। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल को एज ए होल इंगल्फ कर ले। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई अमीबा इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो और अमीबा जो है वो फूड ऑब्टेन करता है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हमने स्टेप वाइज डिस्कस करना है डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अमीबा इंजेस्ट करता है फूड को बाय यूजिंग इट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को नाम दिया जाता है सीडोपोडिया का। अब डायग्राम में आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास एक फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ पे मौजूद था। अब ये फूड पार्टिकल इंटर हुआ है और इन सीडोपोडिया के ज़रिए ये फूड पार्टिकल जो है अमीबा इसको क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, कैप्चर करेगा। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 हमारे पास है फूड इज़ इनगल्फ्ड विद अ लिटल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। फूड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कि जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर इंटर होता है तो ये फूड पार्टिकल एक फूड वैक्यूल डेवलप करता है, और इस फूड वैक्यूल में एंजाइम इंटर होते हैं, और ये एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है उसकी डाइजेशन करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होना है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगी कि फूड वैक्यूल के अंदर जितनी भी डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूजन के ज़रिए साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगी। तो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है उसमें डायरेक्टली फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो थर्ड स्टेप क्या बना, फूड इज़ डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा बाय डिफ्यूजन। अब जब फूड साइटोप्लाज्म में आ जाएगी तो अमीबा फिर इस फूड को क्या करेगा, देन प्रोसेस स्टार्ट होगा एस्मिलेशन का, और एस्मिलेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होगा, फूड इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा। अमीबा इस फूड को जो है या इस एनर्जी को यूज़ करेगा और इससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। जब एस्मिलेशन का प्रोसेस एंड हो जाएगा, अमीबा उस फूड को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेगा, तो बहुत सारी फूड ऐसी होगी जो अनडाइजेस्टेड होगी। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है
वो फिर इसकी मेम्ब्रेन से जो है वो मूव आउट करेगी। इस अमेबा की मेम्ब्रेन एक साइड से रप्चर हो गई जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको थ्रोन आउट कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा अमेबा से, और इस प्रोसेस को नाम देंगे इजेशन का। तो फिफ्थ स्टेप क्या है? व्हेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इनसाइड द अमीबा, देन इट्स सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स एट एनी प्लेस टू थ्रू आउट दिस अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफ्यूजन इज इनसफिशेंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, स्टेट रीज़न कि डिफ्यूजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए क्यों इनसफिशेंट है? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें हायर मेटाबॉलिक रेट होता है, और इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, सो दैट ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिफ्यूज इनटू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी क्विकली, as oxygen will have to travel large distances to reach each and every cell। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल इसको करना पड़ेगा हर सेल तक पहुंचने के लिए ह्यूमन बॉडी में। तो इसलिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो इनसफिशेंट है टू पंप आउट ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो है वो लंग्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं, और इनके फंक्शंस के हवाले से यहाँ पे पूछा गया है। तो रेस्पिरेशन में इनका एक काम ये है कि ये गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं, और एल्वियोलाई की जो थिन वॉल्स होती हैं वो रैपिड एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती हैं। अब एक्सचेंज किन चीज़ों का होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब एल्वियोलायर एयर और ब्लड इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और ये एक्सचेंज किया जाता है एल्वियोलाई की वॉल्स में। Question number 15, rate of breathing in aquatic organism is much faster than in terrestrial organism। तो इसके रीज़न हमने बताना है कि वाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिशेस, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म थ्रू दियर गिल्स। कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर से अपनी ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो कैप्चर करते हैं अपने गिल्स के थ्रू। Therefore, amount of dissolved oxygen is quite small as compared to the amount of oxygen in the air। कि वाटर के अंदर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती जितना ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो एयर के अंदर प्रेजेंट है। Therefore, to obtain required oxygen from the water, एक्वेटिक एनिमल हैव टू ब्रीथ मच फास्टर। कि डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन चूँकि स्मॉल अमाउंट में है तो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो है वो ज़्यादा फास्टर ब्रीदिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, स्टेट द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर थ्रॉट। कि हमारे थ्रॉट के अंदर जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं उनके फंक्शन जो है वो स्टेट करने हैं। तो ये जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं ये सी शेप्ड होती हैं और स्टैक्ड होती हैं एक दूसरे के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ वन एंड अदर। दीज कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया को प्रिवेंट करती हैं किस चीज़ से? फ्राम कोलैप्सिंग, डैमेज होने से, एंड ब्लॉकिंग द एयरवे, और एयरवे को ब्लॉक होने से भी बचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वाई नॉस्ट्रल्स आर लाइंड विद म्यूकस। कि नॉस्ट्रल्स के अंदर म्यूकस जो प्रेजेंट हैं ये इनका क्या फंक्शन है? तो म्यूकस और हेयर्स जो है ये नॉस्ट्रल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हेयर का काम है फिल्ट्रेशन करना किस चीज़ को? इनहेल्ड एयर को। जबकि म्यूकस क्या काम करता है? इट ट्रैप्स हार्मफुल सब्सटेंसेस
एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर, कि एयर जो इनहेल्ड एयर है उसके अंदर अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है या जर्म है उसको म्यूकस ट्रैप कर लेगा और एयर को फिल्टर करेंगे हेयर्स। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द वेन विच ब्रिंग ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम फ्राम लंग्स, के कौन सी वेन है जो कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आती है लंग्स से। तो उसका नाम है पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन ऑनली वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट की तरफ, जबकि इसके अलावा बाकी जितनी भी वेन्स हैं वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन ट्रांसलोकेशन इन रेफरेंस टू प्लांट्स। तो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन करनी है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, तो लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होती है कैसे प्रिपेयर होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड प्रिपेयर होती है उस फूड की ट्रांसपोर्ट किस तरफ ट्रांसपोर्ट की जाती है, टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब वेरियस पार्ट्स में रूट्स भी हो सकती हैं, स्टेम भी हो सकता है, ब्रांचेस भी हो सकती हैं। और ये जो फूड की ट्रांसपोर्ट है लीव्स से प्लांट के वेरियस पार्ट्स की तरफ, इसको नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन का। क्वेश्चन नंबर 20, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। तो ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं टूवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और आर्टरीज़ की जो वाल्स हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक हैं और मस्कुलर हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है और ब्लड को फोर्स करता है आर्टरीज़ में, तो ये इजीली डायलेट होती हैं, रप्चर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये थिक हैं, इलास्टिक हैं और मस्कुलर हैं। और आर्टरीज़ का काम क्या है कि ये ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से टुवर्ड्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब दूसरी टाइप की जो ब्लड वेसल्स हैं वो हैं वेन्स। ये थिन वॉल्ड होती ब्लड वेसल्स हैं और इनका काम क्या है, दीज वेसल्स ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट, कि ये बॉडी से हमारे हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं। और दे आर लार्जर एंड होल्ड मोर ब्लड दैन आर्टरीज़, के इनके अंदर आर्टरीज़ की निस्बत ब्लड ज़्यादा फ़्लो करता है। और जो आर्टरीज़ का वेन्स हैं इनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ़्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ़्लो को मेंटेन करते हैं। तीसरी टाइप की ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज़, और कैपिलरीज़ थिन वॉल्ड होती हैं और एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स हैं। और ये कहाँ होती हैं, विच अक्कर एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं कैपिलरीज़ में। और कैपिलरीज़ की वाल्व्स जो हैं वो परमिएबल होती हैं वाटर और डिज़ॉल्व्ड सब्सटेंसेस के लिए। तो इस परमिएबिलिटी की वजह से जो ब्लड है और बॉडी सेल्स है उनके दरमियान मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ब्लड वेसल्स 3 तरह की हैं और उनके काम भी आपने मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन वाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड एज़ कम्पेयर टू एनिमल। प्लांट्स को क्यों लो एनर्जी रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। बिकॉज प्लांट आर ऑटोट्राफिक। प्लांट ऑटोट्राफिक है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव टू मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, कि इन्हें फूड सर्च के लिए मूव नहीं करना पड़ता। और इनमें जो मूवमेंट होती है प्लांट्स में वो यूजुअली सेलुलर लेवल पे होती है, इसलिए प्लांट्स को रिक्वायर होती है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। वेयर एज एनिमल्स आर हेट्रोट्राफिक and they locomote in search of food and other activities, therefore they require higher amount of energy than the plants. Question number 22, explain giving any 3 reason the significance of transpiration in plants. तो ट्रांसपिरेशन की अगर सिग्निफिकेंस देखें प्लांट्स में
तो ट्रांसपायरेशन क्रिएट करती है ट्रांसपायरेशनल पुल, और ये ट्रांसपायरेशनल पुल प्लांट्स के अंदर जो एब्जॉर्ब वाटर है, अब ये एब्जॉर्ब्ड वाटर कहाँ पे होता है? रूट्स में। अब रूट्स से ये एब्जॉर्ब्ड वाटर जाइलियम वेसल के ज़रिए मूव करेगा लीव्स की तरफ, और ये जो मूवमेंट है एब्जॉर्ब्ड वाटर की, ये ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से होती है। अब ट्रांसपायरेशनल पुल के दौरान वाटर स्ट्रीम जो है वो अपवर्ड मूव करती है टूवर्ड्स लीव एंड कैरीज डिजॉल्व्ड मिनरल्स विद इट, और अपने साथ मिनरल्स भी लेके जाती है। तो ट्रांसपायरेशन आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट, और ये प्लांट जो के अंदर जो है वो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है वो ये है, इवापोरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर इवापोरेशन होती है, जिसकी वजह से प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है, स्पेशली टू द लीव्स, क्योंकि ट्रांसपायरेशन लीव्स के ज़रिए होती है। Question number 23. Veins have valve whereas arteries do not. Give reason. तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जितनी भी वेन्स हैं उनके ल्यूमन में वाल्व प्रेजेंट होती हैं, जो कि यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करती हैं, विच मीन्स दे अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, दस दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, कि जितनी भी वेन्स हैं वो यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करेंगी, और इनके अंदर जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, और बैक फ्लो को ये वाल्व जो है वो प्रिवेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24. नेम 4 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। तो ह्यूमंस जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है उनमें एक यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर और साल्ट्स भी मेटाबॉलिक वेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नेम एनी 2 ह्यूमन एक्सक्रीटरी आर्गन अदर देन किडनी। तो किडनी के अलावा बाकी 2 कौन से एक्सक्रीटरी आर्गन हैं? तो उनमें से एक एक्सक्रीटरी आर्गन है लंग्स। लंग्स से एक्सक्रीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और तीसरे जो एक्सक्रीटरी आर्गन है ह्यूमन बॉडी में वो है लीवर। लीवर भी एक एक्सक्रीटरी आर्गन है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी हार्मफुल अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है हार्मलेस यूरिया में, और इसी तरह से जो वर्न आउट ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, ये लीवर उस हीमोग्लोबिन को चेंज कर देता है बिलीरुबिन में और बिलीवर्डिन में, और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन देन दे कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो इट्स मीन किडनी के अलावा 2 और एक्सक्रीटरी आर्गन कौन से हैं? लंग्स एंड लीवर। क्वेश्चन नंबर 26. डिफाइन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हमने करनी है। एक्सक्रीशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाई विच टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, के बॉडी से टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट की रिमूवल को नाम देते हैं एक्सक्रीशन का। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वेस्ट मटेरियल की जो एलिमिनेशन है वो सिंपल डिफिजन के थ्रू होती है, जबकि कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन जो है वो परफॉर्म की जाती है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारे पास है लीवर, लंग्स एज वेल एज किडनी। क्वेश्चन नंबर 27. नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। तो किडनी जो है वो अगर हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसका ये आंसर नहीं बनता, बल्कि जो किडनी का बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन। तो यहाँ पे मैंने आंसर में जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के नाम लिख दिए हैं। इसका जो आंसर है वो बनेगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक फिल्ट्रेशन एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमंस का है वो 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा पर कंसिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28.
डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो यूरिन प्रोडक्शन का हमने प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना है। अब यूरिन प्रोडक्शन जो है वो किडनी के अंदर 3 स्टेप्स में होती है। एक स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। यानी इन 3 प्रोसेस के बाद यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ग्लूमेरुलर कैपिलरीज और ग्लूमेरुलर मेम्ब्रेन से पास आउट होता है, किस में, इनटू द बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन अंडर प्रेशर, कि प्रेशर के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पास होगा ग्लूमेरुलर मेम्ब्रेन से बोमेन कैप्सूल में। अब इस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के साथ सर्टन हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होती हैं, जैसा कि यूरिया, यूरिक एसिड, पोटाशियम, अमोनियम साल्ट्स एंड केराटिनिन। Similarly, certain useful substances are also present like glucose, amino acid and sodium ions. अब ये जो फिल्ट्रेट है जो कि ग्लूमेरुलर मेम्ब्रेन से बोमेन कैप्सूल में आया है, दिस फिल्ट्रेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंड विच इज़ मूव टूवर्ड्स द यूरेटर। तो ये बोमेन कैप्सूल से फिर मूव करेगा यूरेटर की तरफ। तो जैसे ही ये यूरेटर की तरफ मूव करता है, दूसरा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसका नाम है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मेनली अक्कर होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, उसमें होगी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और इस सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के दौरान जो है क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम, whole of the glucose and amino acid, small amount of urea are passed back from the nephric filtrate into the blood capillaries। ठीक है जी, कि जितना भी वाटर है, सोडियम है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है, ये इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से जो है वो रीएब्सॉर्ब होके ब्लड कैपिलरीज में आ जाएंगी। अब इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होती है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल दीज मटेरियल आइदर अक्कर बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के ज़रिए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर और यूरिया की, और इसी तरह से सोडियम, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद थर्ड जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जिस तरह सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे होती है, इसी तरह ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, नेफ्रॉन का जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है उसमें ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होगी। और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के दौरान क्या होता है, सर्टन हार्मफुल केमिकल like uric acid, keratin, potassium are passed from blood capillaries। अब वो जो नेफ्रॉन को ब्लड कैपिलरीज सराउंड करती हैं उनमें से ये हार्मफुल केमिकल जिनमें से यूरिक एसिड, केराटिनिन है, ये मूव करते हैं और उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। यानी ब्लड कैपिलरीज से मूव करेंगे और नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। कैसे, बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये उनमें जाके सिक्रीट होता है, यानी ब्लड से मूव करेगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। और इसका ये मैंने बता दिया कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे ये प्रोसेस होता है। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के बाद जो फ्लूइड बनता है उसको नाम देते हैं यूरिन का, एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 29, ventricles have thick muscular wall than atria, give reason। तो ventricles की walls जो है वो thick क्यों होती हैं, muscular ज़्यादा क्यों होती हैं? Because ventricle have to pump blood into various organs with high pressure। कि वेंट्रिकल्स ने जो है वो ब्लड को पंप करना होता है, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना होता है लंग्स की तरफ, और इसी तरह से जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसने बॉडी की तरफ ब्लड को जो है वो पंप करना है हाई प्रेशर के साथ। दैट्स वाई दे हैव थिकर वॉल दैन एट्रिया। क्वेश्चन नंबर 30,
डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग में अगर ब्लड सर्कुलेशन डिस्कस करें तो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है कि बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे मूव करते हैं। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी बॉडी टिश्यू से प्रोड्यूस होता है और वो राइट एट्रियम में आता है। अब राइट एट्रियम की जब कंट्रैक्शन होगी तो ये ब्लड मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पंप आउट का होगा लंग्स की तरफ थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो इट्स मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आया हार्ट में, हार्ट ने उसको भेजा लंग्स की तरफ। अब लंग्स क्या करेंगे, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज कर देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे मूव करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज़ रिटर्न इनटू द लेफ़्ट एट्रियम। अब वो हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में इंटर होगा, फिर लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इंटर होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा टू द होल बॉडी। तो पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ इस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इट्स मीन एक कंप्लीट राउंड और सर्कुलेशन सर्किट या एक कंप्लीट कार्डियक सर्कुलेशन के दौरान जो है वो ब्लड पास आउट होता है हार्ट से 2 टाइम, यानी हार्ट से ब्लड 2 दफ़ा गुज़रता है। इस वजह से इसको हम नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड।